नमस्कार। एक बार फिर दिव्य और भव्य काशी की धरती से मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कहते हैं कि अगर देश के विकास की बात करें तो इसमें देश की महिलाओं की जो भूमिका है वो आदि अनंत काल से बराबर की रही है, भले ही समाज ने इसे पूरी तरह से स्वीकार किया हो या न किया हो। इसी बाबत लगातार हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है कि बेटियां देश के सर्वोच्च शिखर पर वो झंडा, वो परचम लहरा सकें जिससे कि हर कोई ये स्वीकार कर सके कि घर में इनके नन्हे कदम शुभ होते हैं। चलिए आज इसी बारे में चर्चा करते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं समाजशास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर श्वेता प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर श्वेता हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। और अभी जैसे कि ये चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं, हालांकि समय काफ़ी बदल चुका है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चलता है कि बेटी हुई है थोड़ी सी शिकन लोगों के चेहरे पे आ जाती है। क्या आपके सामने भी ऐसी घटनाएं अभी आती रहती हैं? ऐसी घटनाओं के सामने आने की जहाँ तक बात है तो नज़र के सामने देखना और जो समाज में हो रहा है, हाँ ऐसी घटनाएं दिखाई देती रहती हैं, भले ही हमने पर्सनल लेवल पर उसको देखा ना हो, लेकिन बेटी के जन्म लेने के बाद शिकन आना चेहरे पे ये नॉर्मल सी बात है जी। और यही कारण है कि आज भी हम देख रहे हैं, अभी अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है, NFHS सर्वे जी, उसकी 5वीं रिपोर्ट आई है। इस सर्वे ने ये बताया है कि देश में महिलाओं का सेक्स रेशियो जो है, संख्या महिलाओं की बढ़ गई है जी। यानी हर 1000 पुरुष पर 1020 जो है वो महिला हो गई है जी। अब अपने आप में इस सर्वे को क्वेश्चन किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि अगर हम इस सर्वे को सही मानते हैं जी, इसका मतलब होता है कि पिछले 5 सालों में महिलाओं की संख्या में 2 गुना वृद्धि हुई है, 2 गुना वृद्धि हुई है। तो क्या ये सच्चाई हो सकती है? जिस तरह से सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं ये, लेकिन यही रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ है, जन्म के समय जो लिंग अनुपात है वो 9:9 है, यानी हर 1000 पुरुष पर जो बच्चियां जन्म ले रही हैं वो 929 हैं, जो कि नेचुरल सेक्स रेशियो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेचुरल सेक्स रेशियो मानता है 952 के नंबर को जी। तो अगर हम इसी रिपोर्ट को देखते हैं जो अभी अभी आई है महीने भर पहले लगभग, तो हम पाते हैं कि सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो नेचुरल सेक्स रेशियो के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो महिलाओं के जन्म लेने में या उनके स्वागत में जो समस्या समाज में मौजूद थी पहले, आज भी वो मौजूद दिखाई दे रही है। और इसका ये उदाहरण है जहाँ पर एक और पॉजिटिव है सेक्स रेशियो जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि महिलाएं डबल हो गई हैं, दूसरी ओर सेक्स रेशियो एट बर्थ वो नेचुरल से भी कम है जी। तो हाँ, आपके सवाल का जवाब यही है कि यहाँ गाय बगाएं चाहे न चाहे ये चीज़ें अभी भी महिलाएं बहुत ज़्यादा या बच्चियाँ बहुत ज़्यादा उनका स्वागत नहीं किया जा रहा है समाज में। बिल्कुल। और यही तो बात ध्यान देनी है कि अगर हीरे जैसा बेटा है तो मोती जैसी बेटी है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान हैं। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है और क्या कुछ उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने एक योजना की बात की। अगर कन्याओं के बारे में देखें बहुत ढेर सारे स्कीम्स हैं, लेकिन हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के साथ चलता है, यानी कई तरीके से वो इंटरवीन करने की कोशिश करता है। सबसे पहले अगर इसका टाइटल ही देखें, बेटी बचाओ, दूसरा बेटी पढ़ाओ, तो बचाने की जब हम बात करते हैं तो ये एक तो वहाँ पर आ जाता है उसको जन्म लेने का अधिकार होना, उसकी सुरक्षा का वो प्रदान करना उसको, उसके बाद बात आती है पढ़ाने की। तो 3 तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिखाई देते हैं। एक, जन्म लेने दिया जाए उनको समाज में, दूसरा उसके बावजूद उन्हें जब ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जहाँ वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करें और आगे बढ़ने के दिशा में प्रयास कर सकें या कदम उठा सकें, क्योंकि जब तक आप माहौल सुरक्षित नहीं देंगे आगे बढ़ने की बात तब तक नहीं आएगी। और दूसरा कंपोनेंट जो इस स्कीम का है बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाना भी उसको उतना भी ज़रूरी है। तो ये योजना जो सरकार ने 2015 में शुरू की, 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं जनवरी में, क्योंकि जनवरी 15 में से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगर इस योजना
की बात करें और हम, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य जो था जन जागरूकता एक मेजर इसका कंपोनेंट है कि जागरूकता लाकर बेटियों के प्रति सोच में बदलाव लाना। जी, ये एक प्रमुख उद्देश्य था इस योजना का। और उसके बाद उन्हें पढ़ाने के फायदे बताना, मेनली इसका उद्देश्य था परिवर्तन लाना सोच में बदलाव के जरिए। दूसरा एक और उद्देश्य था PCPNDT एक्ट, जो भ्रूण हत्या से संबंधित था, जो 1994 में PNDT एक्ट इसको कहते थे, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, जो 1994 में आया। इसके बाद लोगों ने दूसरे तरीके अपनाए और वो पहले ही, यानी कंसेप्शन से पहले सेक्स सेलेक्ट करने लग गए, जिसको प्री कंसेप्शन लेवल पे वो सेक्स का सिलेक्शन करने लगे, वहीं पर बेटा हो जाए, इसकी कोशिश शुरू हुई। तो इस एक्ट को जो है प्री कंसेप्शन वर्ड ऐड करके 2003 में PCPNDT एक्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो भ्रूण हत्या में और सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस में कमी आती हुई नहीं दिखाई दी। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, PCPNDT एक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना इसका एक उद्देश्य है। तो PCPNDT एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज भी इसके तहत एक पोर्टल होना चाहिए था, क्रिएट किया जाना था, अनोनिमस पोर्टल, जहां पर कंप्लेंट करने वाले के आइडेंटिटी का, उसकी पहचान जो है वो पता नहीं चलेगी। वो पोर्टल आज भी क्रिएटेड नहीं है, फंक्शनल नहीं है प्रॉपरली। अगर कहीं क्रिएटेड हो तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है वो पोर्टल, यानी आप चाहें तो कंप्लेंट नहीं कर सकते। इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड जितने भी क्लिनिक्स हैं इस टेस्ट को करने के लिए, उनका समय समय पर मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए, चेकअप होना चाहिए, उसकी चेकिंग होनी चाहिए उन क्लिनिक्स की कि वो गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम पाते हैं इंस्पेक्शन लेवल जो है वो बहुत कम है। ये भी कैग की रिपोर्ट में सामने आया है, 2014 और 16 का जो रिपोर्ट है। झारखंड और यूपी में 20% में है, मतलब 20 से 30% के बीच में है, शायद एक जगह 24 और एक जगह 26% है इंस्पेक्शन रेट इन क्लिनिक्स का। तो क्लिनिक्स पर अगर हम रोक नहीं लगा रहे हैं तो, और तीसरी बात जो इसी रिपोर्ट में है कि जो क्लिनिक्स ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी मान लीजिए हो रही है क्लिनिक में, तो क्लिनिक्स को अल्ट्रासोनोग्राफी के इमेज को संभाल कर रखने की ज़रूरत है, ताकि कभी भी इंस्पेक्शन हो तो वो चेक किया जा सके। लेकिन किसी भी क्लिनिक में ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है और नहीं किया जा रहा है मेंटेन। बिल्कुल। तो कई सारे समाज शास्त्री होने के नाते एक समाज पे आपकी पैनी नज़र है, कहाँ कहाँ चूक हो रही है उस तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया आपकी तरफ से, और उम्मीद है कि इस तरफ ज़रूर कुछ काम किया जाएगा। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ पूरे विश्व में कुछ न कुछ बेटियों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे ही इंटरनेशनल वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे हम लोग मनाते हैं जो है, इन सब की आवश्यकता अभी भी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में हम समाज को क्या मैसेज दे सकते हैं आपकी तरफ से, जिससे कि लोग थोड़ा सा जागरूक हों और लोगों में अवेयरनेस आए? जी, आपने सही कहा कि अभी भी जो है हमें बेटियों के लिए विशेष दिन की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे मनाना पड़ता है। तो ये दिखाता है कि हम अभी भी, जर्नी हमारी जारी है, हम सफ़र पर हैं अभी भी, और मंजिल बहुत दूर है अभी। और अगर हम जो एक जेंडर गैप अभी रिपोर्ट आई है उसमें साउथ एशिया में जो है लगभग पूरे विश्व में 95 ईयर्स से ज़्यादा लगना है जेंडर गैप को क्लोज होने में, और साउथ एशिया में 50 साल ज़्यादा लगना है। तो हम लोग मतलब लगभग 150 साल जो है पीछे हैं अभी कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी से। वो भी अगर हम सही रफ्तार से चलते रहे तो, अदरवाइज ये 200 साल या 250 साल हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन फिर भी इन दिनों का मनाया जाना अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। वो इसलिए कि ये दिन हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं उस समस्या की ओर जिस पे हम ध्यान देना चाहते हैं या दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये दिन अपने आप में मनाना भी इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हम रुकें,
देखें अपने आसपास में सिचुएशन क्या है, कहाँ तक हम आगे बढ़े हैं, मतलब एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकें हम अपनी समस्याओं का। समाज को मेरा मैसेज ये होगा, क्योंकि मेरे अध्ययन में जो हमने पाया था बहुत सारे फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है सन प्रेफरेंस, मतलब हम पुरुषों को, बेटों को बहुत महत्व देते हैं। उसके साथ कई कारण हैं, मोक्ष से हम उसको जोड़कर देखते हैं, मरेंगे तो वो जो अंतिम संस्कार है वो बेटों को करना आवश्यक है। परिवर्तन इसमें भी आ रहा है, बेटियां कर रही हैं ये संस्कार, अंतिम संस्कार, और ये देखने वाली बात है, इसकी स्टडी नहीं हो सकती कि उनको मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन ये जो अवधारणा है हमारी, ये जो हमारी सोच है, क्या दहेज देना पड़ेगा, पहली बात, मोक्ष के लिए बेटों का होना जरूरी है, बैलेंस्ड फैमिली होनी चाहिए, इसलिए लगातार बेटियां नहीं चाहिए, एक बेटा चाहिए। तो ये जो है ये सब बहाने हैं। ये अगर हम देखें तो एक इकोनॉमिक वैल्यू अटैच किया जाता है, मतलब जो हम बच्चियों को मारने का डिसीजन लेते हैं, ये एक इकोनॉमिक चॉइस होता है हमारा, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू जो है समाज में पुरुषों का ज़्यादा है, महिलाओं का कम है। और कुछ हद तक ये जो हिंसा है ये कल्चरली सैंक्शनड भी है, और अगर हम एकेडमिक टर्म्स में बात करें तो कल्चरल वायलेंस इसको कहा जाता है, एक टर्म जो गाल्टंग ने दिया है, जो कि ये बताता है कि कैसे कुछ हद तक संस्कृति जो हमारी है वो मेल प्रेफरेंस के कारण हो या महिलाओं को डिवैल्यू करने की कोशिश करती है, और इसी कारण बच्चियों की समाज में ये स्थिति है। तो बात संदेश की फिर से हम आ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं इस पर बताने के लिए कि रुकना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। संदेश समाज को अगर हम देने की कोशिश करें तो मेरा ये कहना होगा कि आज के समाज में नज़र डालिए, पुराने मतलब लीक के पत्थर के टाइप बिहेव करना बंद कीजिए। समाज में देखिए वो बेटियां हैं जो आज अपने माता पिता का ज़्यादा ध्यान रख रही हैं। मरने की बात की परिस्थिति तो बाद में देखेंगे, पता नहीं उसके बाद क्या होता है, लेकिन इस समाज में रहते हुए जब तक आप जिंदा हैं, आपके लिए बेटियां ज़्यादा करती हैं बेटों के कंपैरिजन में, निश्चित। तो उन पर ये देखिए। और दूसरी बात, अगर हम मान लेते हैं कि आपको हर हाल में मोक्ष ही चाहिए और उसके लिए बेटे का होना ज़रूरी है, तो उस बेटे को जन्म देने के लिए भी तो बेटियों का होना ज़रूरी है। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो अब बेटों को जन्म कौन देगा? ये समस्याएं आ रही हैं। पंजाब हरियाणा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार और बंगाल से खरीद के और यूपी से लड़कियों को ले जाया जाता है ताकि उनके बेटों की शादी करवाई जा सके। तो बेटियां उतनी ही ज़रूरी है जितने कि बेटे हैं, अदरवाइज आपका बैलेंस समाज का पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और जो समाज का बैलेंस है वो तो बिगड़ेगा ही, प्रकृति का भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। और हम सभी गवाह हैं कि जब जब प्रकृति को छेड़ा गया है तो विनाश ही हुआ है। इसके साथ ही साथ हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, चाहे किसी की भी बात हम कर लें। और जहाँ तक मोक्ष की बात है मैम, तो अभी हाल ही में पूरे देश ने इस बात के साक्षी हम सब रहे हैं कि सर्वोच्च सेना अधिकारी की बेटियों ने ही उनको मुखाग्नि दी, और ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने प्रेरणादायक प्रसंग आते रहते हैं। और ऐसे में भी अगर अपने आप को कहीं से हम कम समझें, खास तौर पे अपनी लड़ाई जो खुद लड़नी पड़ती है, उसके लिए आप क्या कहेंगी? इसके लिए मेरा ये कहना होगा कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अगर हम तलवार उठाना चाहते हैं तो हमारे हाथों में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि हम उस तलवार को उठाएं और उस लड़ाई को लड़ सकें। तो हम जैसे कुछ सौभाग्यशाली लोग जिन्हें समाज ने एक या जो हम अपने आप को सशक्त मान सकते हैं और समाज में सही और गलत के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, सिस्टरहुड जिसको हम कहते हैं, हमें हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा, ये देखे बिना कि वो लड़की किस परिवार की है, वो लड़की हमसे संबंधित है या नहीं है। हमें सिस्टरहुड वाली जो टेंडेंसी है, वो जो सोच है, उसको आगे बढ़ाना होगा और समाज में हर लड़की को इतना मजबूत करना होगा कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके। और हम अपने आप को आज भी काफ़ी असफल महसूस करते हैं जब हम अपने आसपास लड़कियों को
प्रताड़ित होते हुए देखते हैं और हम चाहते हैं उसकी मदद करना, हम उससे खुद बात भी करते हैं कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, तुम्हें ये करना होगा। लेकिन वो लड़की सिर्फ इसलिए पीछे हट जाती है कि अगर उसके मम्मी पापा को पता चला, उसके परिवार को पता चला, तो उसकी पढ़ाई छुड़वा के उसकी शादी करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर जिम्मेदारी परिवार की भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना। हर कोई नहीं लड़ सकता, हम लड़ सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। अपनी मदद जब हम किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो पीछे हट जाती हैं, उनके साथ बहुत ही गलत होते हुए, हम यहाँ पर बताना नहीं चाहेंगे क्या हुआ था उसके साथ, उसके बावजूद हम पूरी तरह साथ हैं, ये बोलने के बावजूद वो सामने नहीं आई। और इस तरह से जो है हम मनोबल बढ़ाते हैं ऐसे लोगों का जो गलत करते हैं लड़कियों के साथ। तो अभी उस स्थिति को पहुंचने में समय लगेगा, और इस बीच हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बिना कुछ सोचे लड़कियों की मदद करें, और एक हाथ से हाथ, मतलब एक चेन बनाने की कोशिश करें, साथ ही हाथ बढ़ाना वाली। वो ना भी बोले हाथ बढ़ाने के लिए, तो हम अपना हाथ बढ़ाएं, जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें। बिल्कुल। और जो परवरिश का तरीका है वो भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है घरों में, कि बेटी को अक्सर हम बताते रहते हैं, अपनी बहू को बताते रहते हैं, महिलाओं को बताते रहते हैं कि आपका वक्त घर से जाने का क्या है, आने का क्या है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी, कितना मुस्कुराना है। बजाय इसके क्यों ना हम अपने बेटों को भी इस बात की ट्रेनिंग दें कि घर से बाहर जब निकलें तो एक महिला का सम्मान कैसे करना है, किसी लड़की को किस नज़रिए से देखना है, उसकी मदद कैसे करनी है और उसके प्रति सोच कैसी रखनी है। क्या कहना चाहेंगी? बहुत सही पॉइंट उठाया आपने, और हमको भी ऐसा ही लगता है कि ट्रेनिंग अगर किसी की प्रॉपर होने की ज़रूरत है तो वो बेटे हैं, और इसकी शुरुआत घरों से होनी चाहिए। जब हम परवरिश करते हैं तो हम वहीं पर बच्चे और बच्चियों में भेद करना सिखा देते हैं। जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है हमारा, वही हमें ये, मतलब लड़के और लड़कियों में अंतर वहीं से शुरू करता है। जब हम लड़कियों को खेलने के लिए किचन सेट खरीद के देते हैं और लड़के को गन, फुटबॉल और वो क्रिकेट और बैट देते हैं, तो वहीं पर हम उन्हें ये सिखाने की शुरुआत कर देते हैं कि तुम लड़के हो, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, और तुम लड़की हो, तुम्हें किचन सेट की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा हर घर में करना शुरू कर दें तो क्या समस्या ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। उसका कारण यह है कि हम अपने घर की बात करेंगे। हमने अपने बेटे को किचन सेट दिया ताकि उसे पता हो कि किचन भी उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि उसको किचन से दूर रहना है। लेकिन जब वो समाज में गया, स्कूल में गया, फ्रेंड्स के बीच गया, तो उसने आकर एक दिन हमसे ऐसे सेंटेंस बोला जिसका मतलब ये था कि अभी तक की जो मेरी ट्रेनिंग थी उसका मतलब उस पे पानी फेरता हुआ वो नज़र आया। हालांकि जब वो बड़ा हो गया है तो हम देखते हैं कि वही वैल्यूज़ जो हमने दिए वो उसमें सामने आया है। तो बेसिक वैल्यूज़ आप दीजिए अपने परिवार में, समाज का कितना भी असर होगा उस पर बहुत नहीं बिगड़ेगा वो। तो परिवारों से शुरुआत कीजिए। महिलाओं की इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उन्हें समान समझना, ये घरों से ही शुरू होना होगा। तभी ये समाज में लार्जर स्केल पे हमें दिखाई देगा कुछ सालों बाद। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और हम सभी जानते हैं कि हमारी इतनी बड़ी आबादी भले ही बेटियों का सम्मान बचा पाने में जो है कभी कभी नाकाफ़ी हो जाती है, लेकिन बेटियों ने हमेशा देश का मान भी बढ़ाया है और सम्मान भी बढ़ाया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। फिर ये छोटी सोच क्यों कि वो कमज़ोर हैं? क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए बेटियों को कमज़ोर क्यों समझते हैं? पेरेंट्स कमज़ोर बेटियों को समाज के कारण समझते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इस माया जाल से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। सोचिए, लॉजिकल वे में सोचिए कि आप जो चली आ रही है चीज़ें वो कितनी सही है। आज भी आपको ये सोचने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को ये सोचने की ज़रूरत है। आज के समय में अगर आप देखें तो बेटियां बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, उन्हें घर लौटने में लेट हो सकता है। हमारा समय और था जब हम
एक पर्टिकुलर समय पर घर पहुंच जाया करते थे और नहीं पहुंचते थे तो ये लगता था कि फ़ोन करके बता दो। आज हमारे पास मोबाइल है, आप कनेक्टेड रह सकते हैं। तो सोच जो है बदलने की ज़रूरत है, लॉजिकली परिस्थितियों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। उस लड़की के अपने परिवार के बच्चों की परिस्थितियों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। आप ये मत देखिए कि पड़ोस में ये लोग ये कहेंगे कि आपकी बेटी आधी रात को घर क्यों आ रही है। आप ये देखिए कि आपकी बेटी का काम तो आधी रात को ही ख़त्म होता है, उसको घर आने में आधी रात होने ही वाला है। आप उसके साथ खड़े रहिए तो उससे इतनी मजबूती मिलेगी कि वो पूरी दुनिया का सामना कर सकती है। तो आपने मजबूती की बात की थी कि अपनी लड़ाई खुद कैसे लड़ सकती हैं बेटियां। आंख मूंद कर परिवार का सपोर्ट उनके साथ होना चाहिए। वो लड़की जिसकी हमने अभी बात की थी कि पढ़ाई के डर से उसने एक्शन नहीं लिया जी, तो ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको अपने बच्चों पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने परवरिश पर विश्वास होना चाहिए और लड़कियों पर तो खास करके आपको आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए कि आपकी बेटियां अगर आपसे कुछ कह रही हैं तो वो सही कह रही हैं। बिल्कुल, यही उन्हें वो ताकत देगा जो उन्हें इतना सक्षम बनाएगा कि वो दुनिया में किसी भी मुसीबत का सामना कर पाएंगी फिर उसके बाद। बिल्कुल, यानी कि इस संदर्भ में अगर बात करें तो बराबर का विश्वास बच्चों में देना चाहिए और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि उनका आत्मविश्वास कितना बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम उन पे विश्वास करते हैं तभी उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वो हमारे साथ एक दोस्त की तरह पेश आते हैं और अपनी हर समस्या को शेयर करते हैं। ये गौर करने की बात है पेरेंट्स के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। अगर हम बच्चों को इतना स्पेस नहीं देंगे कि वो अपनी बाहर की समस्याएँ हमसे कह सकें तो उनके जीवन में एक ऐसा कुचक्र गढ़ जाता है जिससे वो ज़िंदगी भर जूझते रहते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी है। एक जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो यहाँ मैं बच्चों शब्द ही इस्तेमाल करूँ क्योंकि दोनों पे ये बराबर ये बातें लागू होती हैं। बेटियों के संदर्भ में थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि लोग लज्जा की जिम्मेदारी लगता है कि उनके ही कंधों पर है। सही कहा आपने, बेटियों के साथ ये ज़्यादा होता है। क्यों? उसका कारण क्या है? हम बेटियों के साथ इज्जत वर्ड को जोड़ देते हैं। मतलब बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो हमारी इज्जत खत्म होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यही सोच बदलने की ज़रूरत है। बेटियां इज्जत से मत जोड़िए उनको, वो एक दुर्घटना होता है जो उनके साथ होता है। और बेटों को भी हमें समान रूप से, क्योंकि बेटों के साथ भी समाज में गलत हो सकता है। अगर आपने उनमें ये विश्वास पैदा नहीं किया कि वो आपको हर परिस्थिति में आपसे अपनी समस्या को बता सकें, शेयर कर सकें, तो वो भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी एज पेरेंट्स ये हो जाती है कि हम अपने बच्चों पर भरोसा करें, उन्हें इतना विश्वास दिलाएं कि वो कितनी भी गलत घटना उनके साथ हुई हो वो हमसे आकर बता सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे श्वेता मैम आपको कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों से हमारी फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।